October 2021, and now we are going to start ring homomorphism. What is ring homomorphism? A ring homomorphism phi is actually a map from a ring R to another ring S, and this map preserves the two ring operations. That is, for all AB in R, phi of A plus B is equal to phi A plus phi B. Now, हम लोग R के ऑपरेशन को भी प्लस और डॉट से डिनोट कर रहे हैं और S के ऑपरेशन को भी प्लस और डॉट से डिनोट कर रहे हैं. So the two things which phi is going to preserve is phi of A plus B is equal to phi A plus phi B, and phi of AB is equal to phi A into phi B. Now यहाँ पे जो प्लस आ रहा है, ये जो प्लस है आपका, ये प्लस ऑपरेशन ऑफ आर है, और क्योंकि फाई ए और फाई बी एस का एलिमेंट है, इसलिए ये प्लस ऑपरेशन ऑफ एस है. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे जो डॉट है ए और बी के बीच में, वो ऑपरेशन ऑफ आर है, और फाई ए और फाई बी के बीच में जो डॉट है वो ऑपरेशन ऑफ एस है. ठीक है. इसका मतलब हम अगर इमेज ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस आ रहा है, क्योंकि दो ऑपरेशन है इसलिए दोनों के लिए ये हो रहा है. अगर ऐसी कोई मैप हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उस मैप को हम लोग बोलते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म. अगर ये मैप 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, देन दैट मैप इज कॉल्ड रिंग आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है. इफ दिस मैप इज 1-1 as well as onto, then this map is called ring isomorphism. Now come to example. Suppose I have two rings. One ring is Z and another ring is Zn. These are the two maps. Is it okay? These are the two maps. These are the two rings, and consider a map fx is equal to x bar. ठीक है. एक मैप हमने कंसिडर किया fx is equal to x bar. So for x and y in Z, f of x plus y क्या आएगा? x plus y bar. ठीक. x plus y bar को क्या लिख सकते हैं? x bar plus y bar, और इसको हम लोग लिख सकते हैं fx plus fy. इसी तरह से जब हम प्रोडक्ट लेंगे, then f of xy is equal to xy bar, that is equal to x bar y bar. This is equal to fx into fy. तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, प्लस के लिए और डॉट के लिए भी. सो हम कह सकते हैं कि f इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म. इज इट ओके? यस सर. ठीक है. सर एक बार और समझा दीजिए. अच्छा ठीक है. f जो है z से Zn में एक मैप है. Zn एक रिंग है प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, और Z भी प्लस और डॉट. ये क्वेश्चन नहीं सर, जो कंसेप्ट था वो सर. अच्छा, रिंग होमोमॉर्फिज्म फिर समझाते हैं. ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं डेफिनेशन इसकी. वी हैव टू रिंग्स R and S एंड वी हैव अ मैप phi फ्रॉम R to S, और ये मैप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है. वो कंडीशन क्या है? अगर हम कोई भी दो एलिमेंट A और B ले लें R में, तो phi ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू phi A प्लस phi B. यानी पहले सम करें और फिर इमेज लें, वही चीज आएगा जो इमेज लेके सम करने पे आता है. और इसी तरह से phi ऑफ AB अगर हम निकालेंगे, दैट इज सेम थिंग एज phi A प्लस phi A इंटू phi B. यानी पहले हम प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लाई करें A और B को, फिर इमेज निकालें, तो सेम चीज आएगा अगर पहले हम इमेज निकालें और फिर मल्टीप्लाई करें. अगर कोई मैप इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है तो उस मैप को बोलते हैं हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म. ठीक है सर. ये जो फाई ऑफ ए प्लस बी है, उसमें आप एरो दे के लिखें कि प्लस जो है आर का है, और उसके बाद इक्वेट करके फाई ए प्लस फाई बी लिखें, उसके प्लस लिखें जो कि एस का है. तो ये नहीं उतना क्लियर हो पा रहा है सर. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, हम फिर से बताते हैं. देखिए, एक सेट है हमारे पास R, एक रिंग है, और दूसरी रिंग है S.
आर में कोई एक एलिमेंट हमने लिया ए, इसकी जब हम इमेज लेंगे तो हम एस में पहुंच जाएंगे और ये हो जाएगी फाई ए। ठीक है, फाई एक मैप है आर से एस में, फाई इज ए मैप फ्रॉम आर टू एस। और इसी तरह से हमने दूसरा एलिमेंट लिया यहाँ पे बी, और इसकी जब इमेज निकाली तो हम फाई बी हमको मिला जो कि एस का एलिमेंट है। ठीक, अब जब हम ए और बी के बीच में आपस में प्रोडक्ट लेंगे तो हम रिंग आर में होंगे, इसलिए ऑपरेशन कहाँ का होगा, आर का होगा। सो हमने लिखा ए प्लस बी, यहाँ पे ये जो प्लस है वो आर का है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी इमेज निकाल ली, तो ए प्लस बी कहाँ का हुआ, यहीं का कहीं एलिमेंट हुआ, ए प्लस बी यहीं पे कहीं हुआ एलिमेंट, ए प्लस बी। और इसकी जो इमेज आई वो कहाँ गई, वो आ गई यहाँ पे, फाई ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम फाई ऑफ ए प्लस बी को देखें तो फाई ऑफ ए प्लस बी बराबर होना चाहिए फाई ए और फाई बी को जोड़ने पर, क्योंकि फाई ए और फाई बी कहाँ का एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है, तो उनके बीच का सम भी कहाँ का होगा, रिंग एस का होगा, इसलिए ये चीज लिखी गई है। सेम चीज प्रोडक्ट के लिए। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक, ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर देखो एक चीज ध्यान देने की है कि अगर एफ आर से एस में रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो एफ जो है आर प्लस से एस प्लस में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, सिर्फ एक प्लस वाला ऑपरेशन अगर प्रिजर्व करे तो उसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे कि एफ आर से एस में लिया ना रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। ठीक है, ये ऑपरेशन जो है ये ग्रुप का ऑपरेशन था, तो ये ऑपरेशन हो गया ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये आप लोग ने पढ़ा होगा पहले, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर एफ आर से एस में रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो एफ आर प्लस से एस प्लस में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी होगा। ठीक है, इज इट ओके? चलिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज करिए हमने एक मैप डिफाइन किया एप्सिलॉन 1। कहां से डिफाइन किया, आर एक्स से आर में। आर एक्स क्या है, पॉलिनोमियल रिंग ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऊपर पॉलिनोमियल है। यस सर एक बार ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फिर से रिपीट कर। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताइए इसमें क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है? सर होमोमॉर्फिज्म समझ में आ गया, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अच्छा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं समझ में आ रहा, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास एक मैप है, एक ग्रुप है G1 और एक ग्रुप है G2। इस ग्रुप का ऑपरेशन है O1 और इस ग्रुप का ऑपरेशन है O2। ठीक है, तो G1 O1 से एक मैप G2 O2 में F, इसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर F ऑफ A O1 B बराबर आए FA O2 FP के, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि दो चीजें हैं हमारे पास, R जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है और S भी प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। ठीक है, तो O1 की जगह हम प्लस ले लें और O2 की जगह भी हम प्लस ले लें और G1 की जगह R लिख दें और G2 की जगह S लिख दें, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इस ऊपर वाली कंडीशन में रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है वो एक्चुअल में पहले ग्रुप जो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है उसके बीच में होमोमॉर्फिज्म होगी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और फिर एक्स्ट्रा कंडीशन और सेटिस्फाई करेगी तो वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए, so let us come to another example. Define a map epsilon1 from Rx to R as epsilon1 of fx is equal to f1। fx क्या एक पॉलिनोमियल है और epsilon1 लगाने का मतलब है कि x की जगह पे 1 रख देना। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल को 1 पे इवेलुएट कर लेना।
x इज इक्वल टू 1 पे उस पूरे पॉलिनोमियल को इवेल्युएट कर लेना, यही एक मैप है। और हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि ये मैप एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। ओके, सो टेक टू पॉलिनोमियल्स fx and gx in Rx. Epsilon 1 applied on fx plus gx is equal to f1 plus g1 by definition, ठीक है। वह x की जगह पे 1 रख दिया हमने। सो f1 को लिख सकते हैं epsilon 1 of fx एंड दिस g1 को लिख सकते हैं epsilon 1 of gx। तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। epsilon 1 applied on fx plus gx is same as epsilon 1 fx plus epsilon 1 gx। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, epsilon 1 of fx into gx, we know that the product of two polynomial is again a polynomial, और यहाँ पे x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है, so it is f1 into g1। so f1 की जगह लिख सकते हैं epsilon 1 of fx and g1 की जगह पे लिख सकते हैं epsilon 1 of gx, so it means it is a ring homomorphism। और ये रिंग होमोमॉर्फिज्म आप देख सकते हैं कि ऑनटू भी होगी। अगर हम पूछें आपसे क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑनटू है, तो यस इट इज ऑनटू मैप। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। कोई भी आप यहाँ पे पॉलिनोमियल लीजिए, आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लीजिए, आप यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले सकते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की इमेज क्या आएगी, वही रियल नंबर आ जाएगी, ठीक है। So in this way you can make a polynomial over it. So in this way you can say that epsilon 1 is onto ring homomorphism, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि हमने एक नंबर n फिक्स किया z में, n इज सम नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इस नंबर n को हम अगर बेस 10 पे लिखेंगे तो n कैसा दिखेगा? n कैन बी रिटन एज a0 प्लस a1 इंटू 10 प्लस a2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस अप टू al इंटू 10 टू द पावर l। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर लिया 23 को आप कैसे देख सकते हैं? 2 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे लिखते हैं ना। तो हर एक नंबर को हम इसी फॉर्म में ला सकते हैं। तो हमने एक नंबर n अगर चूज किया, सो n कैन बी रिटन एज a0, यूनिट प्लेस पर a1 a0 हो गया यानी n का, और 10th प्लेस पे क्या हो गया? a1 हो गया, 100 प्लेस पे a2 हो गया, एंड सो ऑन। सो ईच नंबर n कैन बी रिटन लाइक दिस। तो नंबर n क्या हुआ? a0 a1 a2 al। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो जैसे कि ये हमारा n था, तो ये नंबर क्या हो गया? ये हमारे लिए a0 हो गया, और ये नंबर हो गया, सॉरी ये नंबर हो गया a1 और ये हो गया a0 यूनिट प्लेस, ठीक। चलिए अब हम लोग जो अभी रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़े उसका एप्लीकेशन करके हम लोग देखते हैं कि 2 से कौन नंबर डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग पढ़े होंगे। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो सपोज करिए हमने एक मैप डिफाइन किया f z से z2 में। मैप क्या है? x इज गोइंग टू x बार। x बार का मतलब हो गया मॉडुलो 2, यानी x को हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे। सो fn क्या होगा? fn बार पे जाएगा, और आप यहाँ से देखिए n की वैल्यू कितनी है। n की अगर हम वैल्यू लिखेंगे, कोई नंबर n जो हमने फिक्स किया हुआ था उस n के लिए अगर हम देखें तो n है a0 प्लस a1 10 प्लस a2 10 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन al 10 टू द पावर l, ठीक है। अब मॉड 2 में देखेंगे तो क्या करेंगे? सब नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे, यानी सबके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब आप देखिए 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 0 इंटू a1 कितना होगा? 0 होगा। और इसी तरह से 100 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, यानी ये बाद वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे? 0 देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? n बार इज इक्वल टू n बार इज इक्वल टू a0 बार आएगा। अब 2 से डिवाइड करने पर
n कब डिवाइड होगा, n कब डिविजिबल होगा n, जब ये 0 के बराबर आ जाए। 0 के बराबर आने का मतलब है कि ये a नॉट 2 से डिवाइड हो जाए। So you may say that a number n is divisible by 2 if and only if its unit place number is either 0 or it is divisible by 2. ये आप लोग पढ़े हैं ना पहले से कि कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका यूनिट प्लेस का नंबर 0 हो या 2 से डिविजिबल हो। तो इसको हम लोग रिंग थ्योरी की मदद से देख सकते हैं इस चीज को। इज इट ओके? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? यस सर। कैसे इसको कैलकुलेट किए समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब हम देखना चाहते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। कब हम कहेंगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है? तो चलिए हमने एक मैप लिया Z से Z3 में। Z3 एक रिंग है, Z एक रिंग है। मैप इज x इज गोइंग टू x बार, और हमने इस n के ऊपर इसको अप्लाई किया, f ऑफ n निकाला। सो n बार, दिस इज a0 बार प्लस a1 बार इंटू 10 बार, a2 बार 10 स्क्वायर बार एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि 10 बार का मतलब कितना हुआ Z3 के अंदर? व्हाट इज 10 बार इन Z3? 1 हुआ। व्हाट इज 100 बार इन Z3? 1 बार। 1 बार हुआ, सारे 1 बार हो गए। इसका मतलब a0 बार प्लस a1 बार प्लस a2 बार प्लस al बार, सो n बार इज इक्वल टू दिस थिंग। अब n बार 3 से कटेगा, इसका मतलब कि n बार 0 आ जाए। n बार 0 आने का मतलब ये है कि a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस al, इस पूरे का जो बार है वो 0 आ जाए। इसका मतलब a0 a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस al, इन सब का जो सम है वो 3 से कट जाए। So this is the divisibility test for n. n is divisible by 3 if and only if 3 divides the sum of these numbers. अगर इनके सम को 3 डिवाइड कर देगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? Is it okay? Yes, sir. Now come to Yes, the sir. divisibility test by divisibility test of n by 4। तो हम क्या करेंगे, z से z4 में मैप लिया हमने और सेम तरह का कैलकुलेशन किया। जहां पर 10 स्क्वायर है यानी 10 की इवन पावर है वो तो 0 हो गया, 4 से कट जाएगा। और जहां पर 10 है उसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस मीन्स जहां पे 10 की हायर पावर है यानी 10 स्क्वायर 10 क्यूब एंड सो ऑन, वो सब तो क्या होगा, 4 से कट जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट का बचेंगे। ठीक है, सो n बार 0 कब होगा, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट जो बच रहे हैं a0 a1, इनको अगर हम देखें यानी a0 प्लस a1 10, यानी नंबर क्या हुआ a1 a0, ये दो नंबर अगर 4 से कट गए तब तो पूरा नंबर n 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर ये दो नंबर लास्ट के 4 से नहीं कटे तो ये n 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एंड यही टेस्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 4 डिवाइड्स a0 प्लस 2a1, ये कैलकुलेट करके देखिए, या 4 डिवाइड्स a0 प्लस 10 a1, या ये दोनों नंबर 0 आ जाए। ये भी आप, हाँ ये दोनों 0 आ गए तब भी तो 0, तब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो या तो 4 इनको डिवाइड कर दें एग्जैक्टली, या तो ये दोनों नंबर 0 हों, तब ये आपका जो गिवन नंबर है 4 से कट जाएगा। क्या ये ठीक है? If you have any confusion then you may ask. बताइए। नो सर, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए इसी तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ n बाई 5 की बात कर सकते हैं। n इज डिविजिबल बाई 5 इफ एंड ओनली इफ a0 इज 0 और 5 डिवाइड्स a0। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि 10 और 10 की जो भी पावर है वो 5 से कट जाएगी, तो आगे वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे। बस हमको a0 बचेगा, a0 या तो 0 है या 5 है, यानी 5 से कट जाएगा, तो नंबर पूरा 5 से कट जाएगा। सेम ऑन द सेम वे वी कैन सी द डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर बाई n। आप देखेंगे कि 10 स्क्वायर 10 क्यूब एंड सो ऑन,
जब इन नंबर्स को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी यही आएगा कि 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी यही आएगा कि अगर 9 से डिवाइड होगा इफ एंड ओनली इफ सारे नंबर का सम 9 से डिवाइड हो जाए। और ये सारा एप्लीकेशन है आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म का एक तरह से। डिविजिबिलिटी ऑफ n बाई 10 की हम बात कर सकते हैं। 10 के लिए आप निकालिए a0 0 आएगा। डिविजिबिलिटी बाई 11 की हम बात कर सकते हैं। z से z11 में मैप लेंगे, x इज गोइंग टू x बार, n बार किया हमने। 10 जो है वो z11 में -1 के बराबर है, ठीक है। 10 जो है z11 में क्या है, -1 के बराबर है। और 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 100 1 के बराबर आएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, 100 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 1 आएगा, ठीक है। तो एक बार -1 आएगा, एक बार +1 आएगा, एक बार -1 आएगा, एक बार +1 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब सारे इवन टर्म को हमने इकट्ठा किया, वहां पे प्लस आ रहा है, और सारे ऑड को इकट्ठा किया, वहां पे माइनस आ रहा है। अब ये नंबर n कब कटेगा 11 से, जब ये पूरा जो चीज आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ये 11 से कट जाए। तो या तो डिफरेंस आपका 0 आ जाए या ये डिफरेंस 11 से कट जाए। सो n इज डिविजिबल बाय 11 इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस इज डिविजिबल बाय 11। इन दोनों का डिफरेंस 11 से कट जाए या डिफरेंस 0 आ जाए, तो इन सारे केसेस में नंबर 11 से कट जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया 1 to 1, देखिए इसमें ऑड प्लेस पे सम 2 आ रहा है और इवन प्लेस पे सम 2 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 0। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? यस सर। सर अगर डिफरेंस 0 आ जाएगा तो तब भी कट जाएगा। डिफरेंस 0 यहाँ पे 0 बार आना चाहिए। अगर डिफरेंस 0 आ गया तो भी 0 बार आ गया, यानी 11 से कट गया। और डिफरेंस ऐसा आ जाए कि वो 11 से कटने वाला नंबर हो, यानी 11 आ जाए, 121 आ जाए और सो एंड सो ऑन, तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर 11 से कट जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। हमने एक सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस है 3, 7, 11 एंड 15 एंड सो ऑन। Is it possible that one of these integers is sum of two squares? इस सीक्वेंस के कोई एक इंटीजर जो है वो सम ऑफ टू स्क्वायर्स हो, क्या ये संभव है? क्वेश्चन ये है। तो चलिए सीक्वेंस को पहले देखते हैं। सीक्वेंस क्या है? पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 7, 7 कैन बी रिटन एज 3 + 4, 11 कैन बी रिटन एज 3 + 4 × 2, and 15 is 3 + 4 × 3. So this is the actually the sequence. ठीक है, यहाँ पे देखो हर बार 4 आ रहा है, इसलिए हम इसको z से z4 में एक मैपिंग लेते हैं। fx is equal to x बार। तो हम मॉडलो 4 में इसको देख रहे हैं, z4 के अंदर देख रहे हैं। तो अब सीक्वेंस की जब इमेज हम z4 में देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हर टर्म की इमेज 3 मिलेगी। इज इट क्लियर? जब हम मॉडलो 4 में इस सीक्वेंस को देखेंगे तो f of 3 3 आएगा, f of 7 भी 3 आएगा, f of 11 भी 3 आएगा, f of 15 भी 3 आएगा, यानी पूरा सीक्वेंस जो है कांस्टेंट सीक्वेंस 3 बन जाएगा। सो इमेज ऑफ एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3 बार। ठीक है, अगर हम मान लें कि कोई टर्म x सीक्वेंस का है और वो सम ऑफ टू स्क्वायर से a² + b² टाइप का है, तो क्या आएगा? fx जो है 3 बार के बराबर आना चाहिए, यानी a² + b² 3 आना चाहिए। ठीक है, वेयर a बार और b बार में आल्सो भी 0, जहां पे a बार और b बार 0 भी हो सकते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं a बार कहाँ का एलिमेंट है? z4 का, और b बार भी z4 का एलिमेंट है। अब z4 के एलिमेंट्स का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी आती है, 0 बार का स्क्वायर 0 बार, 1 बार का स्क्वायर 1 बार, 2 बार का स्क्वायर 4 बार यानी 0 बार, एंड 3 बार का स्क्वायर 9 बार, इसका मतलब 1 बार। ठीक है, अब इनमें से किसी को भी आप सम करके देखिए, इसका सम करने पे कभी भी 3 नहीं आता, तो इसका मतलब a² + b² 3 कभी नहीं आएगा। ठीक है, so none of the terms of the sequence is sum of two squares. इस सीक्वेंस के कोई भी 2 टर्म
सम ऑफ टू स्क्वायर्स नहीं होगा, यानी दो एलिमेंट के स्क्वायर का सम के बराबर नहीं आएगा। सो क्वेश्चन कहाँ था? क्वेश्चन नंबर्स पे था, एक सीक्वेंस का क्वेश्चन था, और इसको सॉल्व हमने कैसे किया? हम लोग ने इसको सॉल्व किया रिंग होमोमॉर्फिज्म की मदद से। इज इट ओके? क्या आपको समझ में आ रहा है या कहीं कोई कंफ्यूजन है? इफ यू हैव कंफ्यूजन देन यू मे आस्क। यस प्लीज। क्लियर है तो बोलिए क्लियर है, हम आगे चलते हैं। सर क्लियर है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द सीक्वेंस 2, 10, 18, 26 एंड सो ऑन एंड वी विल शो दैट इट कंटेन्स नो क्यूब। इस सीक्वेंस में कहीं भी कोई क्यूब नहीं आ रहा है, ये हम लोग देखते हैं। सीक्वेंस को एनालाइज करिए। सीक्वेंस के एलिमेंट कैसे हैं देखिए। सीक्वेंस के एलिमेंट जो हैं वो 2 + 8 के टाइप के हैं। k = 0 पे 2 मिल जाएगा, k = 1 पे 10 मिल जाएगा, k = 2 पे 18 मिल जाएगा, k = 3 पर आपको 26 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने निकाला कि सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो कैसा दिखेगा। तो इसका जो टर्म है वो 2 + 8 के टाइप का है, और क्वेश्चन है क्या ये 2 + 8 के a क्यूब के बराबर हो सकता है फॉर सम a क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 8 हर बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको Z8 में ले जा रहे हैं ताकि ये हिस्सा 0 हो जाए। ठीक, तो हम इसको Z8 पे ले जा रहे हैं। Z8 पे 8 के 0 हो जाएगा और बचेगा हमारा 2 बार = a क्यूब। तो अब हम लोग देखते हैं कि Z8 के अंदर क्या 2 बार किसी दूसरे नंबर के क्यूब के बराबर आता है या नहीं आता। तो Z8 के एलिमेंट्स को हमने लिस्ट किया और उन सब का क्यूब निकाला। सो 0 का क्यूब 0 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 0 हो गया, 3 का क्यूब 3 आएगा, 4 का क्यूब फिर 0, 5 का क्यूब 5, 6 का क्यूब 0 एंड 7 का क्यूब 7। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं 2 नहीं है। तो इस सीक्वेंस के अगर किसी एलिमेंट को हम क्यूब फॉर्म में लिख सकते होते तो 2 को जरूर हम क्यूब फॉर्म में लिख पाते, लेकिन Z8 के अंदर 2 किसी भी एलिमेंट का क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। Hence this sequence does not contain any cube. ठीक है ये? Is it okay? Yes, please tell me if you have any problem, then please ask. If you have no problem, then it's okay.